देखो, अब मैंने ना पिछली क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया था कंसेप्ट मैनेजर्स कमीशन का। ठीक है ना? और मैनेजर्स कमीशन के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो जनरली एक परसेंटेज या तो प्रॉफिट का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है। ठीक है ना? अब उसको ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो टर्म्स में आप उसको कमीशन दे सकते हो। कमीशन जो दे रहे हो वो एक्सपेंस है और राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं आपको उस दिन ये कंसेप्ट समझा रहा था। आप पहले लिखो, इसके अंदर लिखो, एक लिखना पहले हेडिंग, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में लिखना, लिखो इफ कमीशन इज पेड, इफ कमीशन इज पेड, if commission is paid at a percentage of net profit before charging such commission, if commission is paid at a percentage of net profit before charging such commission, तो आप लोग कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100। अब मैं ना आपको यहां पे ये चीज सजेस्ट करूंगा, फॉर्मूला रटना मत। आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूं, फॉर्मूला रटना मत, वरना 99.99% बच्चे फॉर्मूला को रट लेते हैं। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना? मैं आपको पहले एक बार नोटिंग करा देता हूं, फिर दोनों फॉर्मूले समझा देता हूं मैं। इफ मैनेजर इज पेड कमीशन एट अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, देन कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, if commission is paid at percentage of net profit after charging such commission, if commission is paid at a percentage of net profit after charging such commission, so commission equals to net profit before commission into rate upon 100 plus rate। इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये सेम कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे 12th के अंदर, जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनर कमीशन पढ़ेंगे, वहां भी आपको सेम फॉर्मूला लगेंगे। ये आप यहीं पे इसका लॉजिक समझ लो एक बार ढंग से, क्या कंसेप्ट है इसका। इफ कमीशन इज पेड एट अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन का फॉर्मूला है ये वाला। और इफ कमीशन इज पेड एट अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन कमीशन का फॉर्मूला ये वाला है। हाँ, दोनों में बिफोर ही है, दोनों में बिफोर ही है ना, दोनों में फॉर्मूला ये बिफोर कमीशन और बिफोर कमीशन ही है ना। अब देखो, इस कंसेप्ट को है ना, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आप लोगों को। ये सबने नोट कर लिया? सबकी नोटिंग हो गई? ठीक है, एग्जांपल लिखें एक बार आप लोग। देखो, ए लिमिटेड हैज एनुअल सेल ऑफ ₹10 लाख and cost of goods was ₹6 lakh. X was cost of goods 6 lakh कर लो, रेंट लिख दो 1 लाख। X was appointed as manager
on monthly salary of 10,000 per month. A Limited has annual sale of rupee 10 lakh and cost of goods was 6 lakh, rent 1 lakh. X was appointed as manager on monthly salary of 10,000 per month and commission at 10% of net profit, and commission at 10% of net profit. 10,000 per month, monthly salary of 10,000 per month and commission at 10% of net profit. Calculate X commission when he is paid at percentage of net profit. Before charging such commission, or secondly, is paid at percentage of net profit. After charging such commission. लिखो फटाफट. ए लिमिटेड का एनुअल सेल है 10 लाख रुपए का. जो गुड्स बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट 6 लाख की है. 1 लाख रुपए का रेंट है. एक्स को अपॉइंट किया था मैनेजर, महीने की तनख्वाह थी 10,000 रुपए और कमीशन था 10% नेट प्रॉफिट का. एक्स का कमीशन निकालो, मतलब एक्स अपना मैनेजर था, उसका कमीशन निकालना है. जब उसको मिलेगा कमीशन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है. अब देखो, नोटिंग कर लिया सबने? कर लो फटाफट, नोट कर लो इसको एक बार. अब है ना, आप लोग सब यहां पर है ना, एक पॉइंट समझना. ये जो बोल रहा है ना बिफोर चार्जिंग, सब लोग प्लीज ध्यान देना. इधर देखो, यहां पर आपको एक लाइन बोल रही है बिफोर चार्जिंग. बिफोर चार्जिंग मतलब बिफोर डिडक्टिंग. इसको चार्जिंग बोलो या डिडक्टिंग एक ही बात है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना. यहां पर पता है, एक ये वर्ड जो बिफोर चार्जिंग, अगर मैं इसको बोलूं बिफोर डिडक्टिंग तो एक ही बात है. एक बोला आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर डिडक्टिंग. मतलब क्या बोला कि आप मैनेजर को एक तो 10,000 रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो. अब बताओ 10,000 महीने के हिसाब से बोलो सैलरी कितने की हुई उसकी? 10,000 महीने के बोलो सैलरी कितने की हुई? आप बोलोगे 1,20,000 की सैलरी है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक्स का कमीशन निकालना है, तो क्या मैं 10 लाख का 10% निकाल दूंगा? क्या 10 लाख का 10% निकाल दूंगा? बोलो यस और नो. क्यों नहीं? क्योंकि सर 10 लाख क्या चीज है अपनी, और हमको कमीशन सेल का नहीं देना है. हमको कमीशन किसका देना है? नेट प्रॉफिट. तो पहले तो मैं नेट प्रॉफिट निकालता हूं. अब मैं अगर सबसे पहले एक बेसिक कैलकुलेशन करता हूं, मैं कैलकुलेशन करता हूं नेट प्रॉफिट की. तो लिखो आप लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. अब बताओ सेल कितने की है? मैंने इसमें लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितने का है? मतलब जो गुड्स बेचे 6 लाख पे खरीदे और 10 लाख पे बेच दिए. अच्छा अब बताओ और क्या है? रेंट 1 लाख का, और एक्स की सैलरी है 10,000 महीना, मतलब 10,000 इंटू 12. तो मैं बोलता हूं ये मेरा नेट प्रॉफिट है. कितना आता है नेट प्रॉफिट बताओ? अच्छा अब एक बार ये कॉपी कर लो एक बार सब लोग पहले. देखो ध्यान दो. तो अब मेरे को बताओ, ये हमने सब लेस किया, नेट प्रॉफिट आया.
अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट है? अब आप बोलोगे अच्छा बताओ मैंने इसमें कमीशन लेस किया क्या? कमीशन लेस किया क्या? तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है, मैं बोलूंगा ये नेट प्रॉफिट वो वाला है जिस विच इज, कह सकता हूं ना? अब इसको मैं बोलूं बिफोर डिडक्टिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक ही बात है। चार्ज मतलब ही डिडक्ट करना होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, तो आप ऐसे लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, आगे लिखो इसका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट का आगे लिख दो बिफोर कमीशन 1,80,000 रुपए। अच्छा अब तुम लोग बताओ, अगर मैं इसमें से अब क्या लेस कर दूंगा, वो मेरे को पता नहीं है कितना है अभी, तो मैं बोलूंगा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट कौन सा। अब प्लीज सब लोग एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात। अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, मैनेजर का टर्म समझो। आपने मैनेजर को बोला देख भाई तेरे को 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। पहला केस आपने बोला 10% उस नेट प्रॉफिट का, इसमें तेरा कमीशन लेस नहीं हुआ है। 10% देखो, जब मैंने बोला परसेंट का है, मैंने बोला अज्यूम करो कि मैंने स्टाफ को रखा, मैंने कहा देखो 10% मिलेगा पैसा। अब 10% किस चीज का वो तो पता होना चाहिए ना भाई। मैंने कहा आप मेरे पार्टनर बन जाओ एंड यू बिकम माई पार्टनर एंड आई विल बी गिविंग यू 20%। और 20% किस चीज का? क्या रेवेन्यू का 20% दोगे? कहीं भी तुम लोग बिजनेस करो या कहीं भी तुम लोग मान लो जॉब करो, आपको इंसेंटिव बोले, बट इंसेंटिव किसका परसेंटेज है वो तो पता होना चाहिए ना। बोला 20%, अब 20% किसका? क्या सेल्स का 20%, क्या नेट प्रॉफिट का 20%, क्या खर्चों का 20%, किस चीज का 20%? तो आपने क्या बोला, उसका 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें तुम्हारा कमीशन लेस नहीं हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वो नेट प्रॉफिट है ना जिसमें उसका कमीशन लेस नहीं हुआ है? यस और नो? तो मेरे को एक बात बताओ, पहला जो केस है उसमें तो 1,80,000 का 10% दे दें हम लोग, बोला कितना कमीशन बनेगा? 18,000। तो लिखो केस नंबर 1 में कमीशन इक्वल्स टू 1,80,000 का 10%, तो है 18,000 रुपए। अब मैं आपको फॉर्मूला भी समझा रहा हूं, है ना? सब लोग फॉर्मूला भी समझ जाएंगे अभी। देखो दोनों फॉर्मूले समझा दूंगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको कहीं रटाऊंगा नहीं मैं, आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आप कहीं भी अटकोगे नहीं। फिर उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, पहला फॉर्मूला देखो, मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है अपना, इसका अपन ने 10% किया ना, रेट अपॉन 100, यस और नो? तो मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इस वाले केस में अगर यहां से कमीशन लेस कर दूं 18,000, तो आफ्टर कमीशन कितना प्रॉफिट बना? तो ये करो कॉपी, कमीशन 18,000 लेस कर दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 1,62,000। जहां ऊपर लिखा था ना अपन ने स्टेटमेंट, उसमें कमीशन लेस कर दो 18,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 162। एनी डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है? अब यहां पता है एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये कमीशन निकालना तो आ गया समझ में। अब अज्यूम करो, सुनना ध्यान से, बच्चे क्या गलती करते हुए मैं बताता हूं इस केस पे। कमीशन तक तो समझ में आ गया। अब आपको एडजस्टमेंट में ऐसे गिवन है, मैनेजर इज टू बी पेड कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। ये कहां गिवन है आपको? अब बोलो इसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री करना बाकी है? तो क्या एंट्री करेंगे बोलो इसकी क्या एंट्री करेंगे? अच्छा कमीशन बताओ अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? तो क्या जनरल एंट्री करे बताओ?
आप बोलोगे सर मैनेजर्स का, देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस होगा, नीचे मैं आपको ये बता रहा हूं कहां गलती कर सकते हो, तो लॉजिक अगेन क्लियर होगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये गलती नहीं होगी आपसे। अब आप बोलोगे सर 18,000 की एडजस्टमेंट में केवल एंट्री करना बाकी है, आप बोलते हो सर एंट्री करें मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, आप बोल रहे हो सर टू बैंक एंट्री कर दे। अब मेरे को बताओ, आपने टू बैंक एंट्री कर दी, तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी है, तो इसको कहां पे राइट ऑफ कर दोगे, टू मैनेजर कमीशन करके, और इसका एडजस्टमेंट में क्या करोगे बोलो। आपका ट्रायल बैलेंस है, मान लो बैंक 50,000 के वन है, अज्यूम करो आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस, ऊपर ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस में ऊपर मान लो बैंक लिखा हुआ है लेट से 50,000 रुपए, और अगर आप ये एंट्री कर दोगे तो बैलेंस शीट में बैंक 50,000 ही लिखोगे क्या, माइनस करके लिखोगे ना, क्यों, ये तो आपने एंट्री करी तो पेमेंट कहां हुआ अभी तक, अब आपने पेमेंट कर दिया ना। और मान लो आप टू बैंक नहीं करके ऐसे कर दो टू मैनेजर कमीशन पेएबल, तो इसका मतलब एक तरह से ये क्या है अपनी, तो बैंक कम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होता है सारी बुक्स में एडजस्टमेंट यही, क्योंकि कमीशन एंड टू एंड निकल रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो निकालते ले वही तेरा पैसा लेके जा, क्या होगा वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर ही होगा वो वाला। तो आप जब भी मैनेजर कमीशन, इसको तो आप एक्सपेंस पीएनएल बुक करोगे, और इसको आप बुक्स में क्या बताओगे, लाइबिलिटी। और अगर अच्छा बताओ लाइबिलिटी बता करके आप बैंक बैलेंस कम करोगे क्या, नहीं, समझे मेरी बात को। मतलब एक बार अपन ने कमीशन निकाल लिया 18,000 रुपए, उसके बाद जो भी कमीशन है वो पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे, और कमीशन पेएबल वुड बी शोन इन बुक्स इन द हेड लाइबिलिटी साइड। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाओ, क्लियर है, ठीक है। अब ये हुआ केस नंबर 1। अभी मेरा पर्पस मेन कमीशन कैलकुलेशन समझाना है, अकाउंटिंग पार्ट अपन डिस्कस कर लेंगे वापस। अब केस नंबर 2 में बताओ, उसको बोल रहे हैं आपको कमीशन मिलेगा तो सही, लेकिन उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें आपका कमीशन भी लेस हो गया हो। मेरा फिर सुनना, केस नंबर 2 में क्या बोला, कमीशन तो मिलेगा लेकिन आपको उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें आपका कमीशन भी लेस हो चुका है। तो मेरे को एक बात बताना, ये यहां तक की कैलकुलेशन तो सेम ही रहनी है, यहां तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि कमीशन तो अगला स्टेप है ना। तो वापस लिखो अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब इसमें लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ₹1,80,000 रुपए, ये तो मैंने एज इट इज ऊपर से उठा लिया फिगर है ना बेटा, ये फिगर मैंने एज इट इज ऊपर से उठा लिया है, ये वाला मैंने यहीं से ले लिया है डायरेक्ट, वो कैलकुलेशन वापस ये नहीं दिखा रहा हूं मैं ये वाली कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा अब मेरे को बताओ, प्लीज ध्यान देना इधर वापस। अब क्या हम लोग ऐसा कर दें, मैंने कहा इसमें से मैंने क्या लेस किया, तो बताओ ये क्या आएगा। अब सब लोग ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा करूं कि इसका 10% निकाल लूं, क्या 1,80,000 का ही 10% दे दे क्या। अच्छा क्यों नहीं दे सकते बताओ, क्योंकि अपना कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है कि आपको उस नेट प्रॉफिट का मिलेगा, आपको कमीशन उस नेट प्रॉफिट का मिलेगा विच इज आफ्टर डिडक्टिंग योर कमीशन, मतलब आपका जो कमीशन होगा पहले वो लेस करेंगे, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा इसका हम लोग 10% देंगे। अब मैंने कहा मेरे पास ये फिगर तो है ही नहीं, ये है क्या आपके पास, तो अगर ये निकले तो इसका 10% यहां है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते सर इसमें से 18,000 घटा दो 1,62,000 आएगा, उसका फिर 10% कर दो, तो गलत हो गया ना भाई। आप 18,000 कौन से घटा रहे हो, 18,000 कमीशन है ही नहीं ना उसका कमीशन तो यहां पर जो भी फिगर आएगा उसका 10% बैठेगा, मेरी बात समझे आप, उसका कमीशन तो यहां पर जो भी फिगर आएगा उसका 10% है।
तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये फिगर तो है ही नहीं मेरे पास में, तो मैंने आपको बताया था या तो इसको x मान लो, या बेटर अज्यूम करो मैं इसको 100 मान लेता हूं। मैंने कहा लेट से ये कितना होता, अपन ने पढ़ा था ना सेल कॉस्ट को वाला, ये 100 होता, क्योंकि मेरे पास ये फिगर है नहीं ना, मैंने अज्यूम कर लिया उसको। आपकी इच्छा हो 100, 200, 300, एनीथिंग यू कैन अज्यूम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 100 को मानना सबसे इजी होता है। मान लो ये 100 होता, तो बोलो अगर ये 100 होता, 100 क्या होता, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 होता, तो बोलो कमीशन कितना होता, 10, इसका 10% ना। अच्छा बोलो अगर बोलते 15%, तो 15 रुपए होता। अच्छा बताओ अगर ये मैं लेट से 300 अज्यूम कर लेता, मैं बोलूं मैं 100 नहीं, मैं तो 300 मानूंगा, तो बोले सर ये 30 हो जाएगा। कोई बच्चा बोले तो मैं तो ये अपना दिव्यांग 420 मानूंगा सर, मैं तो बोले मैं तो 420 मानूंगा कि मेरे साथ टैग लगा हुआ 420। तो बताओ फिर कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो सर नहीं पता, जीवन में कोई मतलब नहीं है, जीवन में मानस और उनके आगे कुछ है ही नहीं। कितना होता, 42। तो बोलो ये फिगर कितना हो जाता, 482। अगर आप 420 मानते, 462 सॉरी, कितना हो जाता, 462। आप बोलते मैं 300 मानूंगा, तो 30 तो 330 होता। जो इच्छा हो मान लो, आपकी इच्छा में 10,000 मानूंगा, तो 10,000 का एक 10%, 1000 तो 11,000 हो जाता फिगर। बट इजी है, हम लोग क्या मान लें 100, तो रूल नहीं है कि 100 मानना है हमेशा, बट 100 माना तो ये 10 होता, और 10 होता तो बोलो ये कितना होता। अब जो जिसके बराबर है डिवाइड में ले लो। तो बताओ 1,80,000 मेरे पास है कि नहीं है, ये क्या चीज है, इसमें क्या डिवाइड कर दूं। तो फॉर्मूले का लॉजिक समझे, देखो यहां पर नेट प्रॉफिट कौन सा लिया, 180, डिवाइड किससे किया मैंने, 100 प्लस 10, डिवाइड तो 110 से किया ना। और अगर इनटू मैं कर दूं 10, तो क्या आ जाएगा, अब बताओ इनटू 100 कर दूंगा, अगर इनटू 100 कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। मैंने आपको बताया था ना अपने कॉस्ट सीओजीएस वाले कन्वर्जन में, भाई जिससे मल्टीप्लाई करोगे फिगर आ जाएगा, और जिससे डिवाइड करोगे जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो। तो आप बताओ कमीशन कितना होगा, आप बोलोगे सर कमीशन विल बी इक्वल टू, और जिनको लॉजिक नहीं समझ आया फॉर्मूला रट लो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना, ज्यादा यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1,80,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आप बस ये समझना 100 प्लस रेट क्यों है, जो लॉजिक समझ रहे हैं, क्योंकि 1,80,000 खुद 110 के बराबर है। और बताओ 180 अपॉन 110 इंटू 100 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये फिगर आ जाएगा आपके पास में, समझे बात को। तो ये कितना आता है वो चेक कर लो आप, पॉइंट्स में आ रहा होगा देख लो। दिस इज योर 1,80,000 डिवाइड 110 इंटू 10, यार है 16,363। और अब इसमें से लेस करो 16,363, तो 1,80,000 माइनस 16,363, यार है 16,367। इसका 10% देखो वापस ही आ रहा है फिगर, यही तो था अपना, अपन यही तो बोला था इसका 10% मिलेगा, तो आ गया ना इसका 10% फिगर, ये समझ आया। बोलो इसमें कोई डाउट। तो यहाँ पर कमीशन का अमाउंट आता है, देते नहीं, बट आप लॉजिक मैं बताता हूं आपको। देखो ये देखो, आप एक चीज समझो, आप मैनेजर को इस टर्म पे आपने सेट किया, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मतलब आप जब एग्रीमेंट बनाते हो ऐसा होता है, बट आपको इसका लॉजिक कहां काम आता है बताता हूं मैं आपको। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो अभी
आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेरे को बताओ, मान लो अज्यूम करो आप ने लेट से कोई टूर पैकेज लिया, कहीं घूमने जाना टूर पैकेज लिया। अब जैसे अभी मैंने बता रहा हूं, अभी हम लोगों ने पार्टी करी थी, होटल बुकिंग करी। अब उसने मेरे को बोला मान लो कि मैं आपसे 1100 पर पर्सन चार्ज करूं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बोला इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी चार्ज करूंगा मैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा यार जीएसटी का हटाओ ना यार, जीएसटी क्यों ले रहे हो जबरदस्ती? बोला नहीं मेरे को 1100 इंक्लूसिव जीएसटी चाहिए। अब अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के आइडिया होंगे, अब जीएसटी की रेट क्या है, तो लग्जरी होटल्स पे जनरली 18% की जीएसटी की रेट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को बताओ मैं उससे नेगोशिएट करूं कि नहीं यार आप तो सिर्फ फूड का पैसा लो, जीएसटी मैं नहीं दूंगा। तो मेरे को बताओ इसमें फूड का कंटेंट कितना है। अगर वो बिल करता है मेरे को, वो यूं कहता है मैं बिल करके फाइनल जो बिल आएगा उसका टोटल कितना आएगा मेरा भाई, क्योंकि मैं आपको रेट कोट कर रहा हूं इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब 18% का जीएसटी इसमें इंक्लूडिंग है। अब मैं उसे नेगोशिएट करना चाहता हूं कि नहीं आप मेरे से सिर्फ फूड का पैसा ले लो। अब उसने बताया देखो मेरा बजट है 1100 इंक्लूसिव जीएसटी। अब मेरे को बताओ क्या मैं उससे नेगोशिएट करूंगा तो 1100 का 18% ले लूं क्या मैं? भाई आपका जो जीएसटी हो तो फूड पे लगेगा ना। अब मेरे पास जो भी फूड का अमाउंट है, मेरे को नहीं पता कितना है फूड, मान लो फूड 100 रुपए का था, तो जीएसटी कितना होगा, तो ये खुद 118 के बराबर है ना। आप समझो लॉजिक सिर्फ मैनेजर कमीशन में नहीं आता है। बहुत से लोग पागल कैसे बनाते हैं, आपको बोलेंगे भैया हम बिलिंग आपको इतने ही करके देंगे और वो इंक्लूसिव जीएसटी का फिगर है। अब आपको ये नहीं पता हो कि भाई गुड्स कितने का है, और गुड्स आपको पता कैसे लगेगा जब अब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपको पता ही लगेगा गुड्स कितने का है। तो आपको आइडिया होना चाहिए अगर ये इंक्लूसिव जीएसटी है मतलब 1100 खुद किसके बराबर है, तो फूड कितने का है, ये फूड की वैल्यू है। तो आप नेगोशिएट कर बोलो मैं तो इतना ही पैसा दूंगा। और अगर वो बोलते नहीं 1100 विदाउट जीएसटी है, तो आप बोलोगे बिलिंग कितने की होगी 1100, इस पे 18% लगेगा, तो बिलिंग अमाउंट बढ़ जाएगा ना आपका। तो लॉजिक ऐसा नहीं कि हमको कंसेप्ट सिर्फ मैनेजर कमीशन में काम आता है। आपको उसने बोला आप कहीं लेट से कोई गुड्स आर्टिकल परचेज करने का, उसने कहा भैया ये जो टैक्स की रेट है इंक्लूसिव रेट है, तो जो गुड्स का आर्टिकल है उसके ऊपर टैक्स लगाए ना। अब क्योंकि मेरे को तो पता है, मैंने कहा भैया आप एक काम करो ये कैलकुलेशन करी, अब आप निकालो कितना आता है फिगर देखो 932 रुपए, और डायरेक्ट 1100 का 18% निकालो। 900 नहीं 1100 का 18% 198। अब 1100 में माइनस करो 198, 902। अब मेरे को एक बात बताओ, जब उसने बोला 1100 इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो फूड 932 का है कि 902 का है? 932 का फूड है ना। तो हमने रेट क्या किया, मैंने कहा 930 लो, डील डन करो, मेरे को बिल नहीं चाहिए। अब आपको नहीं आइडिया हो, अब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, सोचो अगर ये फिगर लाखों में हो, इंक्लूसिव जीएसटी रेट है, तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना है। अब जीएसटी का अमाउंट पता है तो आप बिलिंग बोल सकते हो, और आप 1100 दे रहे हो तो बोलो बिल दे मेरे को। मेरी बात समझे ना आप? वरना लोग क्या करते हैं, आपको 1100 फूड का बिल देंगे, आप खुश हो जाओगे भाई तो इंक्लूसिव जीएसटी जोड़ा ही नहीं उसने। तो उसने प्रैक्टिकली किया गया, आपसे लिए 932, बिल 1100 का दिखा दिया आपको। तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि इंक्लूडिंग कमीशन और आफ्टर। अब अब देखा जाए तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको अगर ये कंसेप्ट आइडिया है तो आप आराम से लिंक कर सकते हो इन चीजों को वापस, कि इंक्लूडिंग मतलब क्या है, उस फिगर के अंदर अमाउंट इंक्लूडेड है। अब बोला अगर 1100 इंक्लूसिव जीएसटी है, तो मैं बोलूं गुड्स की रेट निकालो तो ये 118 के बराबर है, और 1100 विदाउट जीएसटी है तो इस पे 18% लगेगा ना। ये आइडिया होना चाहिए हमको। तो अब आप जब भी कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, आपको मान लो इंक्लूसिव जीएसटी बिल दिख रहा है। अब जैसे मान लो मैंने कहा मैंने 500 रुपए खाना खाया, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी है, ये अपन पढ़ेंगे अभी, कह रहा है जीएसटी का टॉपिक पढ़ाना बाकी है मेरे को। मान लो आपका बिल आया 525 का, बोलता है 525 का, अब आपको वो बाइफर्केशन नहीं दे रहा है, बोले 525 इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो मैं जीएसटी हटा दे, या आपको पता होना चाहिए जीएसटी का अमाउंट कितना है। अब मेरे को बताओ, मैं बोलता हूं ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है, मतलब एक सेंट्रल टैक्स है एक स्टेट का टैक्स है, तो आप बोलेगा 525 किससे डिवाइड कर और इनटू करेगा 2.5, तो ये आ जाएगा। बट वो कब, जब ये इंक्लूडिंग ये 525 के अंदर जीएसटी कंटेंट इंक्लूडेड है, और विदाउट है तो ये 100 के बराबर है ना। ये कंसेप्ट है इसका। बोलो आई बात समझ में?
लॉजिक कहीं रटना नहीं है अपने को, बहुत सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है ये। एनी डाउट? कमीशन आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में एंट्री, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, देखो पता है कॉमर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉमर्स। अगर आप पढ़े हो, इवन आपने कोई टॉप डिग्री नहीं करी कॉमर्स की, एक नॉर्मल ग्रेजुएट अच्छे से अकाउंटिंग भी सीख जाओगे, तो भी हर बिजनेस के अंदर कॉमर्स की जरूरत है। आज कोई बच्चा इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग कहां अप्लाई करेगा? बिजनेस के अंदर। तो वो तो पढ़ेगा, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो गई ना भाई। कॉमर्स तो ऐसा है कि अगर बच्चा ढंग से पढ़ा है तो आपके बिजनेस में आपको भी कोई पागल नहीं बना सकता है, आपको अगर आइडिया है तो। बट लिखना पड़ता है, वरना तो हर आदमी पागल बना के चल जाएगा, या हम ही फिर तुमको पागल ही बना रहे एक तरह से। सही बात है ना? तुम पैसा भर रहे हो, हम पढ़ा नहीं रहे, तो बोले सर तो पागल बनाता है। तो लिखो आप, लिखो जर्नल एंट्री, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेएबल। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल, ये आपका एक्सपेंस है फर्स्ट, ये आपकी लाइबिलिटी है फर्स्ट। पेएबल देना बाकी है ना, आप पे कैसे करोगे? निकाला हाथों हाथों देने से रहे, तो इसको लाइबिलिटी बता दो बुक्स में। और अगर बैंक से पे कर रहे हो तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कम करना, फिर ध्यान रखना। और राइट ऑफ कर दो P&L टू मैनेजर कमीशन, ये इसकी राइट ऑफ एंट्री है। एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया हमने, ठीक है ना? अब भूलना मत वापस है कंसेप्ट मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना? कोई डाउट? बुक देना, आ जाओ TS पे वापस। इधर है पीछे, दो बुक है, एक ही है, हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ बुक पे, आ जाओ एक बार फटाफट। पेज नंबर आओ तुम लोग, TS पे आ जाओ फटाफट एक बार। एक तो होमवर्क में करोगे इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 19.34 पे इलस्ट्रेशन नंबर 14। पेज नंबर 19.34 पे इलस्ट्रेशन 14 होमवर्क करोगे। और अगेन बुक पे आ जाओ, पेज नंबर अपन ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? 5th हो गया था अपना। सेवेंथ हुआ था क्या? 7th होमवर्क दिया था शायद मैंने, हो गया था 7th क्वेश्चन नहीं किया हो तो कर लेना 7th वाला। So come to question number 6. सिक्स के पहले काम करो, 9th पे आ जाओ। 9th करते, 9th क्वेश्चन देखो पहले।
Come to question number 9, page number 19.79. Come to question number 9, page number 19.79. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, पेज नंबर 19.79. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैनुअल प्रिपेयर इज फाइनल अकाउंट्स. अपने को ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 9. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ. तेरी ये कॉपी भी ताजुब करेगी, इतना काम तो जीवन में कभी हुआ नहीं मेरे अंदर. हाँ, इतना तो मेरे अंदर है. पर कॉपी भी रोती होगी, ऐसे किस मालिक के पास आ गई मैं, जो पिछले 5 साल से लिए घूम रहा है मेरे को. 5-7 साल तो हो गए ये कॉपी मेंटेन करते हैं. हाँ दिवेश, ये कॉपी मेरे को भूल रही थी कि मेरे को आगे बिठाओ. अब आगे बैठना हमेशा. तो 11th में अभी 15-20 दिन कॉपी भर जाएगी, ध्यान रखना. 12th में अगले साल भी यही कॉपी चल रही है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी नहीं भरी अभी तक तो. हाँ, उसी खत्म है. ठीक है, तो ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग लगभग 6 to 7 लाइंस, प्रॉफिट एंड लॉस 10 to 12 लाइंस, और फिर बनाओ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. बातें नहीं. तो बैलेंस शीट 31 मार्च 24 की, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, और ट्रेडिंग अकाउंट भी सेम फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 24. फॉर्मेट बना लो सबसे पहले, बातें नहीं. ड्रॉ कर लिया फॉर्मेट. अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे. हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे. अब पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है. बोलो कहां पे लिखे हैं. ट्रेडिंग में कहां पर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. अच्छा बिल्कुल फर्स्ट लाइन लिख दूं क्या, कहां लिखे हैं. 3 लाइन छोड़कर लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक. $21,000. अच्छा बताओ हाथों हाथ कहां लिखते हैं. अब इमीडिएटली आप कहां पे और लिख ले हम लोग. बैलेंस शीट में लायबिलिटी, असेट, तो असेट साइड लिखो क्लोजिंग स्टॉक. $21,000. समझ में आया. ट्रेडिंग में लिख दिया और बैलेंस शीट में असेट. इसमें कोई डाउट, क्लियर है. रेंट ऑफ 1200 रिसीव इन एडवांस. अब ये प्रीपेड है क्या, अनअर्न. अनअर्न क्या है, अपना असेट है, लायबिलिटी है. अच्छा बताओ, अब आप मेरे को बताओ, आप जब पीछे ट्रायल बैलेंस में देखोगे रेंट कहां दिखेगा, डेबिट या क्रेडिट साइड. बिना देखे बताना. डेबिट में दिख सकता है क्या इस एडजस्टमेंट, नहीं, क्योंकि ये रिसिप्ट वाला रेंट है. अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे. एडवांस रेंट रिसीव हुआ, बैंक टू रेंट, एडवांस रेंट टू रेंट, रेंट टू. अच्छा मेरे को बताओ, जब आप एंट्री कर रहे हो रेंट टू एडवांस रेंट, उसमें रेंट फर्स्ट है कि सेकंड एंट्री है. आपने जब एंट्री करी रेंट टू एडवांस रेंट, रेंट फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड देखोगे क्रेडिट साइड,
क्रेडिट साइड कितना रेंट दिख रहा है, देखो क्रेडिट साइड 5,000 दिख रहा है। अब ये सबको समझ आया ना क्रेडिट साइड क्यों है। अच्छा बताओ वो 5,000 कैसे आया होगा, वहां पे कैसे आया होगा 5,000, रेंट आया होगा, कैश टू रेंट 5,000 हुआ होगा, बाद में पता चला कितना एडवांस रेंट है 1,200, तो आपको अक्रूवल पेंशन बोलेगा इस साल की इनकम बुक नहीं करोगे उसको, तो बताओ एंट्री करोगे रेंट टू एडवांस रेंट। अब बताओ जब एंट्री करी रेंट टू एडवांस रेंट, तो रेंट कौन सी एंट्री उसमें, सेकंड कैटेगरी रेवेन्यू। तो अब बताओ जो 5,000 है उसमें लेस करूं कि ऐड करूं, लेस, और कहां पर, पीएनएल के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। समझ आया, तो लिखो पीएनएल के अंदर स्टार्टिंग 2 लाइन छोड़ देना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और पर्टिकुलर से कॉलम नहीं बनाया मैंने, है ना। तो बाय रेंट लेस कर दूं एडवांस रेंट। सबको आ गया ना समझ में, ऐसा क्यों हुआ, रेंट क्यों सेकंड एंट्री रेवेन्यू कैटेगरी की। अच्छा एडवांस रेंट कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट और सेकंड, गुड। कितना एडवांस रेंट आया बताओ, नो एडवांस रेंट कहां लिखे बताओ, बैलेंस शीट में, तो पहली लाइन में लिख दें, नहीं कैपिटल आएगा ध्यान रखना, स्टार्टिंग 3 लाइन छोड़ देना, तो लिखो एडवांस रेंट। एनी डाउट, समझ में आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के बने मिसलेनियस एक्सपेंस की 12,000। अब बताओ मिसलेनियस एक्सपेंस कहां दिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, और इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब आप देखो आपको कितना मिसलेनियस दिख रहा है पीछे, 2,000 दिख रहा है, 2,000 कितना ऐड कर दें, 12,000, तो लिखो पीएनएल में। $12,000, तो ये 14,000, 2,000 ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग 12,000। अब बताओ आउटस्टैंडिंग कहां लिखें, तो लाइबिलिटी साइड लिखो। $12,000। एनी डाउट। नेक्स्ट, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव। अब ये कौन सा कमीशन है, अच्छा अब बताओ इस केस में कमीशन डेबिट दिखेगा या क्रेडिट दिखेगा, अक्रूड कमीशन। नाउ व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन टू, अक्रूड कमीशन कौन सा हेड है, रिकॉल में कौन सी कैटेगरी है, और जब अपन ने अक्रूड कमीशन टू कमीशन किया, तो कमीशन रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड, रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड, अक्रूड कमीशन टू कमीशन, रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है फर्स्ट है ना, तो बताओ अक्रूड कमीशन ऐड करें या लेस करें, ऊपर भी क्रेडिट है आपने क्रेडिट किया तो ऐड करें, पीएनएल के डेबिट साइड या क्रेडिट, क्रेडिट साइड बोलो, है ना, ठीक है, तो लिखो बाय कमीशन। अच्छा बताओ ये एंट्री कमीशन क्लोजिंग एंट्री है क्रिएट एंट्री है, अपन ने जब यहां बाय कमीशन लिखा तो कमीशन क्रिएट हुआ है क्लोज हुआ, क्लोज कर दिया ना आपने। अच्छा इस एंट्री के बाद कमीशन में कुछ बैलेंस बचेगा क्या, कमीशन बचेगा, अक्रूड में बचेगा, कितना है कमीशन देखो पीछे चेक करो, 1,000 है, और ऐड कर दो अक्रूड कमीशन, कितना है बताओ, और एक और एडजस्टमेंट कहां करें बताओ, बैलेंस शीट में कहां पर, तो असेट साइड लिखो अक्रूड कमीशन। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, आप देखना आगे एडजस्टमेंट में मैं सारी चीजें करा चुका हूं आप लोगों को, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस,
सब कंसेप्ट बता चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना। गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास इन बुक। आपको क्या सर ये नहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो जनरल एंट्री बताओ मेरे को। ड्राइंग्स टू परचेज, तो आपकी ड्राइंग्स बढ़ेगी और परचेज क्या होगा? तो आप जब ट्रेडिंग में परचेज लिखोगे वहां इसको लेस करना पड़ेगा ना फिर अपने को भाई। जैसे अपन परचेज रिटर्न लेस करते हैं वैसे गुड्स टेकन ये भी लेस करें। एंट्री में ड्राइंग टू परचेज आ रहा है ना, और ड्राइंग कहां लिखे बताओ? बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग बढ़ा करके, ठीक है। तो अब आप ट्रेडिंग में आ जाओ, लिखो टू परचेज, पहले लाइन छोड़कर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज? तो इनर कॉलम में लिखें। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा हो ना स्पेस नहीं हो तो ये वाले को आप इधर क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो, बाय गुड्स टेकन, एक ही बात है, लेस हो गया ना भाई। आपको अज्यूम करो कभी ऐसा लग रहा है स्पेस हमारे 3-4 एडजस्टमेंट है परचेज के, तो आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो ही बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। परचेज में से वहां लेस करो या अपोजिट साइड क्रेडिट में लिखो, एक ही बात है ना, ठीक है ना। तो लेस कर दो ड्राइंग्स 2000। हो गए एडजस्टमेंट सारे एडजस्टमेंट हो गए। नो, कम टू ट्रायल बैलेंस। पहला फिगर परचेज लिख दिया, आप देख लो आपको अपोजिट साइड रिटर्न आउटवर्ड भी दिख रहा है। एक बार करो, इसको आगे करो, परचेज रिटर्न लेस करो। यार है 238। अच्छा इधर लिख दो कैरेज, कुछ भी गिवन नहीं है तो कैरेज इनवर्ड ही मानना उसको। कितना है कैरेज इनवर्ड? वेजेस वेजेस उसके बाद इंश्योरेंस कहां लिखे हैं? पीएनएल में, तो लिखो टू इंश्योरेंस। अगला रिपेयर, तो लिखो टू रिपेयर। कितने का रिपेयर? 8000। डेटर असेट साइड लिखो बैलेंस शीट डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं? 1,19,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिखो कितनी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? एडवर्टीजमेंट लिखो टू एडवर्टीजमेंट। कितना एडवर्टीजमेंट है? 15,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? कैश इन हैंड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो कैश इन हैंड। कितना है कैश?
12,000। अब बैंक लोन का ध्यान रखना, एक मिनट सुनना, बैंक लोन को ध्यान समझ लो। देखो 12% बैंक लोन दिख रहा है लाइबिलिटी साइड। 12% क्या चीज है आपका? इंटरेस्ट का रेट है। तो 30,000 का 12% कितना होता है? 3,600। आप देखो आपको इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? 2,800 दिख रहा है। इसका मतलब 800 का क्या है अपना? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अच्छा, ये 2,800 वाला इंटरेस्ट कौन सा है? जो पे कर चुके हो। और 800 रुपए क्या है अपना? तो लिखो आप टू इंटरेस्ट, देखो अब टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। और बताओ साथ में आउटस्टैंडिंग कहां बताओगे? बैलेंस शीट में कहां पर? तो लाइबिलिटी साइड। तो अब इधर लिखो 12% बैंक लोन, 30,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800। लिख लो फटाफट। मशीन, मशीन कहां लिखे हैं? तो लिखो मशीन, कितने की मशीन दिख रही है? 2,80,000। फर्नीचर, $34,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये 15 है और 2,000 वो वाली भी है। ये 2,000 ये वाली भी है ना, जो प्रोपराइटर लेकर गया था पर्सनल उसके लिए। और साथ में इनकम टैक्स भी है 5,000 रुपए। तो एक साथ ही करते हैं अपन टोटल ड्राइंग्स, इनकम टैक्स में ड्राइंग्स है। तो 15 और 5 20 और वो 2। तो कैपिटल लिखो, लिखो कैपिटल कितना है? कैपिटल लेस कर दो ड्राइंग्स। एक साथ 22,000 रुपए लेस कर देना है ना। 22,000 कैसे है समझ आए ना? 15 + 5 + 2 कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक? 28,000 रुपए। सेल्स कितने की दिख रही है? तो देखो बाय सेल्स 5 लाख। सेल रिटर्न कितना है? तो है 4,88,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां लिखे हैं? क्रेडिटर शुड बी रिटर्न ऑन। तो लिखो क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स दिख रहे हैं? 1,02,000 रुपए। कमीशन क्रेडिट है। कमीशन कर चुके हैं क्या अपन लोग? देखो क्रेडिट में अपन कर चुके हैं ऑलरेडी कमीशन। 12% बैंक लोन 30,000 लिख दिया अपन ने। कैपिटल हो गया, रेंट रिसीव हो गया पूरा कंप्लीट। मतलब जीपी निकालो फटाफट। टोटल लगाओ, डायरेक्ट लगाना। 488 + 21 कितना होगा? 488 + 20 करो। 488 + 20 5,08,000। तो इट इज 5,09,000। देखो अपन ने है ना सारे एडजस्टमेंट किए इमीडिएट बेसिस पे। बैलेंस शीट 100% मैच होगी आपकी, ठीक है ना। इधर कितना है? 5,09,000। जीपी कितना आ रहा है चेक करो। अरे 1,73,000। तो लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट
73,000। इसको कैरी फॉरवर्ड करो इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $173 नेट प्रॉफिट निकालो। टोटल 17। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? और इसको जोड़ दो उधर। कितना रहा कैपिटल? 3 लाख। देख लो, चेक कर लो। नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट मैच हो रही होगी, बैलेंस शीट चेक कर लो आप। फोर 496,100। नंदिनी, बातों के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहो। हाँ, 496,100 हो गया। देखो, एक होमवर्क लिखो। क्या हुआ? तो ये तो होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना टेस्ट की। तुम एक काम करो, सुनो, कल है ना, आप फाइनल अकाउंट्स का विद और विदाउट एडजस्टमेंट बीआरएस बिलो नेक्स्ट वीक दे देना, बट इसको अच्छे से पढ़ के आना। मेरी बात सुनो एक बार फिर से। कल आप लोगों का स्टैट्स के चारों चैप्टर टेस्ट होगा और फाइनल अकाउंट से विद और विदाउट एडजस्टमेंट। स्टैट्स के चारों चैप्टर बीआरएस बिल ऑफ से नेक्स्ट वीक लूंगा मैं ना। और इसमें है ना, आप मेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट, वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि कल मेरे को है ना वापस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ाना है आप लोगों को। तो आपको वो कंसेप्ट आइडिया होगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फाइनल अकाउंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ लो एक बार। कॉपी में जितना नोटिंग करा है पूरा अच्छे से पढ़ के आना। एंड स्टैट्स के अंदर चारों चैप्टर, ठीक है ना, ये कर लेना एक बार काम को, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।